गुड मॉर्निंग। आज हम वर्ग 16 में आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। वो है सल्फर के अपर रूप। पिछले वर्ग 15 में हमने किया था फास्फोरस के अपर रूप, +1 में किया था कार्बन के अपर रूप, और अब है वर्ग 16 में सल्फर के अपर रूप। कुछ परिभाषाएं ऐसी है जो आपको जनरल आती है और याद रहनी चाहिए। अपर रूपता, समस्थानिक, समभारिक, हाइड्राइड, ऑक्साइड, एलाइड, ये सब चीज़ें कॉमन और केमिस्ट्री में बार बार आती है। एक बार ध्यान देने से इस याद भी हो जाती है। अपर रूपता आप कितने में बता दिया आपको कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। तत्व के इस गुणधर्म को अपर रूपता कहते हैं। तो सल्फर के 5 अपर रूप है, यद्यपि 3 का हमारे वर्णन है, लेकिन IIT नीट वगैरह में इनमें से आ जाता है। तो आगे सल्फर के 5 अपर रूप है। कौन कौन से हैं? विषम लंबाक्ष, गंधक सल्फर। दूसरा है एकंताक्ष, एकंताक्ष सल्फर। तीसरा है प्लास्टिक गंधक या प्लास्टिक सल्फर। चौथा है दूधिया सल्फर। और 5वां है कोलाइडी सल्फर। ये अपने कोलाइडी इकाई आएगी, उसके अंदर आएगा कोलाइडी सल्फर क्या काम आता है। तो ये सल्फर के 5 अपर रूप है। इनमें से 3 अपर रूप का आपके वर्णन दिया गया है। सबसे पहले लेते हैं हम विषम लंबाक्ष। ये सबसे स्थायी अपर रूप है और अन्य 2 अपर रूप है अंत में इसी में आकर परिवर्तित हो जाते हैं। हमें क्या है कि इनमें पॉइंट याद रखने हैं, वो पॉइंट भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है वो नोट कर लेंगे कि यह सल्फर का सबसे स्थायी रूप है, सबसे अधिक स्थायी। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए गंधक का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप कौन सा है, तो वो कौन सा है? विषम लंबाक्ष है। नंबर 2, यह पीला पीला ठोस होता है। नंबर 3, इसको प्राप्त कैसे करते हैं? साधारण गंध को पीसकर, क्योंकि ठोस रूप में होता है गंधक के पीला हुआ था, वो भी उसको पीसकर कार्बन डाइसल्फाइड में विलय कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? विलयन वाष्प बनकर उड़ जाता है और शेष जो पीला पदार्थ बचता है वो क्या होता है? विषम लंबाक्ष गंधक होता है। इसको एल्फा गंधक भी, इसको एल्फा सल्फर भी कह देते हैं। यानी विषम लंबाक्ष को एल्फा सल्फर भी कह देते हैं। इसका गलनांक 358 केल्विन और विशिष्ट घनत्व
इसका घनत्व क्या होता है 2.06। नंबर 4 S8, इसका ये सल्फर 8 परमाणु जुड़कर बनते हैं, इसका सूत्र S8 होता है। पानी में एविले, एल्कोहल कार्बन डाइसल्फाइड में विलय, और यह 369 केल्विन के नीचे क्या होता है स्थायी। 8 में आ जाएगी संरचना। मैंने अभी बताया कि यह क्राउन, जैसे क्या कहते हैं ना कोरोना वायरस, अब इस वायरस को कोरोना क्यों नाम दिया गया आपने ध्यान दिया होगा। अभी हम लॉकडाउन में घर बैठे हैं, जिसके कारण हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कौन है, कोरोना है। तो यहाँ मतलब क्या है, आप टीवी में देखा होगा, इसको एक विशेष प्रकार की आकृति दिखाई जाती है। कैसी होती है, क्राउन के आकार की। ये जो कोरोना किससे लिया गया है, क्राउन। क्राउन क्या होता है, ताज। यानी कि कई टीवी में आप देखा होगा, वो कोरोना से बचाव के लिए वो बना देते हैं क्राउन। तो मतलब क्या, ये कोरोना है तो उसी आकृति क्या होता है, ये विषम लंबाक्ष और दूसरा एकंताक्ष, दोनों गंध क्या होता है, क्राउन शेप होते हैं। यानी ताज, क्राउन, यहां होता है कोरोना। इस कोरोना को इसी क्राउन से लिया गया। आकृति इसकी क्या होगी, इस प्रकार होगी। क्राउन आकृति का होता है ये। इस प्रकार ये 8 S हो आपस में क्राउन की आकृति में व्यवस्थित होते हैं, है कि नहीं। क्राउन जैसे रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, ताज क्राउन होता है सिर पर, तो यही क्राउन की आकृति होती है। तो बोर्ड में भी आ जाता है कि S8 की आकृति किस प्रकार की होती है, क्राउन शेप। ये क्या होती है, क्राउन शेप, यानी कि ताज। तो ये भी एक जनरल नॉलेज की बात है, याद रखना कि कोरोना किससे लिया गया है, क्राउन से। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज। तो ये ताज की क्राउन शेप होता है, इसीलिए नाम दिया गया है कोरोना वायरस। और यहाँ ये क्राउन किसको दिया गया है, सल्फर की संरचना होती है। दूसरा आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष सल्फर, इसको बिट्टा सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट्टा सल्फर। ये इससे कम स्थायी है, कम स्थायी। यानी इसको अगर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ये विषम लंबाक्ष में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा पीला ठोस, ये क्या होता है, पीला होता तो पीला ही है, लेकिन क्रिस्टल, सुई के आकार के क्रिस्टल, क्रिस्टल सुई के आकार। मतलब जब विषम लंबाक्ष गंध को एक डिश या प्याली में लेकर गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, और जब ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर एक परत या पपड़ी सी जम जाती है। जब पपड़ी को हटाते हैं तो क्या देते हैं, उसमें सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं, वही क्या होते हैं, एकंताक्ष सल्फर होता है। इसका गलनांक 393 के और विशिष्ट गंतव्य 1.98। इसकी संरचना भी S8 के रूप में होता है। पानी में भी ये भी एविले,
CH2 में विलय और 369 के ऊपर स्थाई, के ऊपर। आगे संरचना। अब मैंने पॉइंट इसलिए लिखे, यद्यपि किताब में कुछ पॉइंट नहीं है, आपके ये अंतर आ जाता है। एक तो हमने बताया था वर्ग 15 में श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस मंत्र, उसके बाद में एल्फा काला और एल्फा बीटा फास्फोरस। उसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का 4 पॉइंट आ जाते हैं। क्या कि विषम लंबाक सल्फर और एकंतक सल्फर में क्या अंतर है। अंतर नहीं आता है तो कोई विशेष बात पूछ लेता है कि कौन सा सल्फर का रूप सबसे स्थायी होता है, ठीक है ना, उसका घनत्व कितना होता है, उसका सूत्र क्या है, संरचना क्या है। इसकी संरचना भी क्या होती है, क्रम दोनों में समानता क्या है। एक तो दोनों क्या है, सल्फर के अपरूप है। नंबर 2, दोनों जल में अविलेय है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। नंबर 3, दोनों की आकृति क्या होती है, क्राउन शेप, यानी कि कोरोना की आकृति। कभी नहीं भूलो कि कोरोना जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो कोरोना के आकार की आकृति किसकी होती है, सल्फर के एल्फा और बीटा रूप की होती है। एक विशेष बात आ जाती है यहाँ कि 369 के नीचे ये स्थायी है और ये इसके ऊपर है। इसका मतलब 369 केल्विन ताप का नाम क्या दिया गया है, संक्रमण ताप। ये पूछ लेते हैं कि संक्रमण ताप क्या होता है। ट्रांजिशनल टेम्परेचर, यानी कि वह ताप जिसमें गंध के दो अपरूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। और बोर्ड में पूछ लेते हैं कौन सा सल्फर का अपरूप 369 केल्विन के ऊपर स्थायी है और कौन सा 369 के नीचे स्थायी है। आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा एल्फा सल्फर उत्क्रमणीय, बीटा सल्फर यहाँ 369 केल्विन। मतलब इस ताप पर दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील है। ध्यान रखना 369 के नीचे एल्फा यानी कि विषम लंबाक स्थायी है और 369 के ऊपर बीटा स्थायी है। इस ताप के नीचे जो बीटा वो किस में चेंज हो जाता है, विषम लंबाक्ष गंधक में। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि 369 केल्विन पर कौन सा सल्फर का रूप विषम लंबाक्ष या एल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 7-8 बातें बोर्ड में एक पॉइंट आएगा 1 नंबर का। इसमें अंतर याद रखेंगे, दोनों की आकृति याद रखेंगे और संक्रमण ताप को याद रखेंगे। इसके है नंबर 3 प्लास्टिक सल्फर, इसको गामा सल्फर बोल देते हैं। इसे भी साधारण गंधक से प्राप्त किया जाता है। साधारण गंध को पिघलाकर जल में गिराते हैं तो क्या होता है, वो जो जल में मिलता है तो वो प्लास्टिक के रूप में, रबड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि नरम और प्रत्यास्थ होता है। ये क्या होता है, प्लास्टिक गंधक होता है। और यह भी जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय होता है। तो आ जाता है कौन सा अपरूप जल और CH2 दोनों में ही अविलय होता है, वो कौन सा आएगा, प्लास्टिक गंधक। चौथा आता है दूध या गंधक या दूध या सल्फर। ये दूध जैसा सफेद होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं तो एक दूध जैसा पदार्थ बनता है, वो दूध या
सल्फर होता है, ये कीटनाशी होता है, फंगसनाशी होता है। इसको पौधों पर डालने से वो फंगस है वो नष्ट हो जाती है। और पांचवा है कोलाइडी गंधक। कोलाइडी गंधक या कोलाइडी सल्फर, ये भी रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। आपके कोलाइडी पार्ट में आएगा कि जब H2S गैस को SO2 गैस के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी गंधक प्राप्त होता है। ये क्या होता है? कोलाइडी गंधक, कि जब H2S गैस को SO2 गैस के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी गंधक प्राप्त होता है। और ये गंधक जो होता है वो भी एंटीसेप्टिक यानी कि रोगाणुओं को नष्ट करने में काम आता है। और जो फोड़े फुंसी की जो दवा होती है, टेबलेट्स होती है, वो किसकी उसमें क्या होता है? कोलाइडी सल्फर होता है। तो ये थे भी सल्फर के अपर रूप। इसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी कौन सा पॉइंट हो गया? 16 नंबर पहले था ऑक्सीजन, दूसरा था मैंने ऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा आज शुरू कराया सल्फर के अपर रूप, और पांचवा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 ये भी एक वायु प्रदूषक के रूप में होता है। वायुमंडल में SO2 गैस होती है जो ऑक्सीजन होकर SO3 में बदल जाती है। जब वर्षा होती है तो उसमें जल में घुल जाती है, अम्लीय वर्षा का एक घटक है। तो ये गैस के रूप में पाई जाती है। इसमें 5-4 पॉइंट नोट कर लें। पहला क्या हो जाए इसको जब सल्फर को वायु में जलाया जाता है तो क्या बन जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा, प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कॉपर के साथ के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जाता है। तो समीकरण आ जाते हैं जैसे Na2SO3, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O। इसी प्रकार कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं, कॉपर की छिलन और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो भी SO2 गैस की प्राप्ति होती है। ये क्या है? परीक्षा में इतनी समीकरण दे दे, आगे आपको पूरी करनी होती है तो आप समझ जाएंगे कि इससे क्या बनेगी? SO2 गैस। चौथा इसकी औद्योगिक विधि, यानी कि इसको आयरन पायराइट जो ऐसे के सल्फाइड ऐसे उनसे प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा बाद में क्या प्राप्त करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में भी पहले SO2 गैस का निर्माण होता है। कैसे होता है? इसमें किताब में एक बहुत लंबा चौड़ा डायग्राम दिया, देखना बुक में दिया हुआ है। वो संपर्क विधि का एक बड़ा सा चित्र, इसमें 7-8 पॉइंट है। तो उसमें पहले चरण में क्या बनती है? SO2 गैस। किससे बनाते हैं? आयरन पायराइट, यानी कि FeS2 आयरन पायराइट को वायु के साथ गर्म करते हैं तो SO2 गैस बनती है। ये इसकी औद्योगिक विधि आ जाता है कि SO2 गैस बनाने की औद्योगिक विधि का समीकरण लिखिए तो ये उसकी औद्योगिक विधि है। इसके बाद में तो ये होगी 4 विधियाँ। सेकंड पार्ट इसमें चूँकि ये अम्लीय ऑक्साइड है इसलिए जल में मिलकर क्या बनाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब ये अम्लीय प्रकृति की गैस है जो
CO2 की भांति ये भी क्षार को लवण में परिवर्तित कर देती है। जैसे SO2 प्लस NaOH, तो क्या बनेगा Na2SO3 प्लस H2O, और अधिक देर तक प्रवाहित करेंगे तो बाईसल्फाइड बन जाएगा। जैसे अपन बनाते हैं ना CO2 के साथ, वही है। तो आ जाता है कि सिद्ध कीजिए SO2 गैस एक अम्लीय प्रकृति की गैस है, तो ये क्षारों को लवण में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद में तीसरा मुख्य गुण इसका है विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में जैसे हमने पीछे किया था ओजोन एक विरंजक के रूप में कार्य करती है, ऐसे ही SO2 गैस भी एक विरंजक के रूप में कार्य करती है, रंगीन वस्तुओं को रंगहीन कर देती है। इसके जार में हरी पौधे की पत्ती डाल देंगे, रंगीन हो जाएगी। KMNO4 का बैंगनी विलयन है, उसमें कर दो प्रवाहित, रंगहीन कर देगी। ये क्या कहलाता है? इसका विरंजक गुण। तो कैसे कि ये SO2 गैस नमी की उपस्थिति में यानी कि ये नवजात हाइड्रोजन देती है। यस, क्या देती है? नवजात हाइड्रोजन। और ये नवजात हाइड्रोजन प्लस कलर्ड वो क्या कर देगी? कलरलेस। यानी कि आ जाता है कि ये किसकी प्रेजेंस में, किसके कारण वस्तु को रंगहीन करती है। तो याद रखना, SO2 गैस नमी की प्रेजेंस में नवजात हाइड्रोजन देती है, और ये नवजात हाइड्रोजन रंगीन वस्तु को रंगहीन कर देती है। अगला पार्ट इसका है अपचाय के रूप में। अब आपने ओजोन क्या है? ऑक्सीकारक के रूप में। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि ये ऑक्सीकारक है, अपचायक है। पहले तो लिख देंगे ऑक्सीकारक ऐसे अणु परमाणु आयन जो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचायक ऐसे अणु परमाणु या आयन जो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन्हें अपचाय कहते हैं। SO2 गैस भी एक अपचाय के रूप में कार्य करती है। जैसे फेरिक लवणों को ये फेरस लवणों में अपचित कर देती है, KMNO4 के बैंगनी रंग को रंगहीन कर देती है। यहाँ समीकरण आ जाती है कि सिद्ध कीजिए SO2 गैस अपचाय के रूप में कार्य करती है। तो इसको अम्लीय है SO2 प्लस Fe+3, यानी ये फेरिक आयनों को फेरस आयनों में अपचित कर देती है। तो ये एक समीकरण आ जाती है। लास्ट है उपयोग विरंजक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में। यानी कि एक दो उपयोग याद रखें, क्योंकि इनकी ज़्यादा उपयोग न पूछ कर इसमें से ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। क्या जब आ जाता है? SO2 गैस बनाने की औद्योगिक विधि। सिद्ध कीजिए अम्लीय प्रकृति की गैस है, SO2 विरंजक के रूप में कार्य करती है, SO2 अपचाय के रूप में कार्य करती है। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। जैसे हमने नाइट्रोजन के 2 ऑक्सो अम्ल नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल का अध्ययन किया, ऐसे ही सल्फर के भी ऑक्सो अम्ल है। उनमें एक तो उनकी संरचना
और ऑक्सीकरण की याद रखना है तो एक बोर्ड में आ जाता है कि सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार। तो एडिंग है, नेक्स्ट है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ऑक्सो अम्ल तो साथ साथ नोट कर लीजिए। एक तो सल्फ्यूरस अम्ल, पहला है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल सूत्र होता है H2SO3। H2SO3। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल है H2SO4। तीसरा डाईथायोनस अम्ल, डाईथायोनस अम्ल सूत्र होता है H2S2O6 H2S2O6। चौथा है ओलियम, इंपॉर्टेंट, ओलियम H2S2O7। पांचवा है कैरो अम्ल H2SO5। और छठा है, जिसका नाम एक और ये कैरो अम्ल का, इसको पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। और लास्ट में पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक, ये होता है S2S2O8। तो एक तो इनमें ये है पराक्सो मोनो। तो कैरो अम्ल के दो नाम है, ऐसे ही ओलियम के भी दो नाम है। इसका एक नाम क्या है ओलियम का, इसको मोनो, इसको कहते हैं डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी मुख्यतः के में ये या इनमें से एक आधे की संरचना आ जाती है। तो एक तो इसमें पूछ लेते हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक ही आपको ज्ञात है, अच्छी तरह आप ज्ञात कर सकते हो। एक आते हैं इनकी संरचना। हर साल बोर्ड में फास्फोर, सल्फर और क्लोरीन के एक ऑक्सी अम्ल की संरचना जरूर आती है, इसलिए इन तीन को तो जरूर आप याद कर लें। और इसमें क्या पूछते हैं? ऑक्सीकरण अंक, ये आपको ज्ञात करना आता है। अब कैसे याद करें? आप जानते हो O का -2 होता है, H का +1 होता है। तो आपको नियम बताया गया है कैसे ज्ञात करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में दोगे 4, यह आएगा +4। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फर का ओन क्या होता है? +4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में 8 में दोगे +6 होता है। इसमें 6 दूनी 12 और 12, इसमें क्या 2 होते हैं परऑक्साइड। क्या होते हैं? परऑक्साइड। उसका थोड़ा अलग, एक बार इतने याद कर लीजिए, उसको अलग बताऊंगा। फिलहाल इनमें इसमें +6 आएगा। क्यों आएगा ये आपको बताएंगे। उसके बाद में इसमें भी 6 आएगा, इसमें आएगा +5 और यहाँ आएगा +6। अब यहाँ 6 कैसे आता है ये थोड़ा समझने की चीज़ है। पहले इतने याद कर लो अपने कि परीक्षा में इनकी संरचना और ON को पूछा जा सकता है, सूत्र भी पूछ लेते हैं। अब इनकी संरचना कैसे बनती है पहले लेते हैं H2SO3। तो HOS डबल बॉन्ड OH, यानी कि S डबल बॉन्ड O, इसमें ये बने किसका बन गया? H2SO3। अगर पेपर में आ जाए H2SO3 की संरचना तो ये बन जाएगी, और
ON कितना बन जाएगा +4। सल्फ्यूरिक अम्ल में देखो यहाँ क्या ये हो गया HOS डबल बॉन्ड और OH, ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में डाईथायोनस अम्ल में H2 है तो HOS डबल बॉन्ड O और यहाँ भी S डबल बॉन्ड O OH। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ये बन गया इसमें। उसके बाद में 6 1 2 3 3 3 6। उसके बाद में आता है ओलियम HOS डबल बॉन्ड O दो 2 4 7 ये हो गया। उसके बाद में कैरो अम्ल HOS डबल बॉन्ड और यहाँ OH। इस प्रकार लास्ट थायोनिक अम्ल में HOS डबल बॉन्ड उसके बाद में OH डबल बॉन्ड। मुख्य इसमें ये 3 तो आप याद कर ही लेंगे। अब +6 यहाँ पर कैसे ये बताता हूँ। ऐसे 8 2 16 16 7 आना चाहिए था, लेकिन इसमें जब O किस में आता है पराक्साइड में, क्या आता है पराक्साइड में, तब इसका -1 होता है। वैसे O का -2 होता है, यदि पराक्साइड आता है तो इसका -1 हो जाता है। तो यहाँ इन दोनों का -2 होगा, बाकी क्या होगा 10 हो जाएगा। तो 10 से 2 12, इसलिए 12 में 2 का भाग 2 6। यानी कि जहाँ पराक्साइड है वहाँ ऑक्सीजन का ON -2 न होकर -1 होता है। तो ज़्यादा याद नहीं होगा, लेकिन इसमें आप इनकी एक तो ON संख्या ज्ञात कर लें और एक इनकी संरचना, और संरचना सारी जरूरत नहीं है। 3 सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक और ओलियम, इन 3 में से एक संरचना आ जाती है। हो सकता है 2021 में ओलियम की जो संरचना ये आपको मिल जाए, क्योंकि इसका आगे महत्वपूर्ण टॉपिक और आएगा। तो ये था गंधक के ऑक्सो अम्ल। अब लास्ट टॉपिक बच गया इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बुक्स हमारे पास होगी या नोट्स होंगे, उसमें एक तो दिया गया है इसका उपकरण। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण, एक बड़ा सा किताब में उपकरण दिया हुआ है, उसकी आकृति देखना। मैं तो केवल इसमें सिद्धांत और इसकी रसायन गुणों को ही बताऊंगा, इसलिए कि आगे टॉपिक देख लेना सल्फ्यूरिक अम्ल का। उसके बाद में वर्ग 17 कल हम शुरू करेंगे। थैंक यू।